हेलो लर्नर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी जिंदगी में इनका क्या रोल है। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, जिनसे हमें मॉनेटरी वैल्यू मिलती है। जैसे कि एक शेफ अगर रेस्टोरेंट में काम करके सैलरी लेते हैं तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इन्हें पैसों से नहीं तोलते हैं। जैसे घर पर मम्मी अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कुकिंग करती हैं। इसमें पैसा नहीं आता, लेकिन वो भी इक्वली वैल्यूएबल है। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि अलग अलग एक्टिविटीज किस तरह से फंक्शन करती हैं और एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं। और लास्ट में एक वर्ड याद रखिएगा, मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज की वो वैल्यू जो पैसों में मेजर की जा सके। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन सेक्टर में बांटा गया है। प्राइमरी सेक्टर, नेचर से डायरेक्टली रॉ मटेरियल लेना जैसे कि फार्मिंग एंड फिशिंग। सेकेंडरी सेक्टर, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में बदलना जैसे कि कॉटन से कपड़ा। टर्शियरी सेक्टर, सर्विस देना जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टीचिंग। ये एक सिंपल चेन है, याद रखो। प्राइमरी रॉ मटेरियल देता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाता है और टर्शरी उन्हें लोगों तक पहुंचाता है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है वो एक्टिविटीज जो डायरेक्टली नेचर पर डिपेंड होती हैं। इसमें हम रॉ मटेरियल सीधा नेचर से निकालते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग और रेजिंग लाइवस्टॉक्स। ये सेक्टर इकोनॉमी का बेस है, क्योंकि अगर नेचर से रॉ मटेरियल ही ना मिले तो बाकी सेक्टर काम ही नहीं कर पाएंगे। तो याद रखो, जो नेचर से मिले वही प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर, इस सेक्टर में रॉ मटेरियल को बदलकर नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से क्लोथ। किसान कॉटन उगाता है, मिल उसे कपड़ा बनाती है। इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, सोलर पावर, एक्सेट्रा। टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये खुद कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाता, लेकिन प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी सेक्टर में किसान ने दूध निकाला, सेकेंडरी सेक्टर में डेयरी फैक्ट्री ने उस दूध से बटर और चीज बनाई। टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट ट्रक ने उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाया, शॉपकीपर ने बेचा और बैंक ने पेमेंट को हैंडल किया। इस सेक्टर में सर्विसेज आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और हेल्थ केयर। तो याद रखो, टर्शरी सेक्टर वो है जो सर्विस और गुड दोनों की इकोनॉमी को स्मूथली चलाता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स। अब हम समझते हैं कि ये तीन सेक्टर्स अलग अलग होके भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी सेक्टर में फार्मर्स ने वीट उगाए, सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्री ने उस वीट से ब्रेड बनाई, टर्शरी सेक्टर ने ट्रांसपोर्ट से ब्रेड मार्केट तक उसको पहुंचाया और शॉपकीपर्स ने बेचा। तो अगर किसान फसल ना उगाएं तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, और अगर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ना हो तो ब्रेड कंज्यूमर तक ही नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए याद रखो, तीनों सेक्टर्स एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। एक भी लिंक टूट गया तो इकोनॉमी रुक जाएगी। अब बात करते हैं केस स्टडी की, जो अमूल के बारे में है। अमूल की शुरुआत 1946 में हुई। गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से फार्मर्स एक साथ मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि मिडिलमैन को हटाकर वो अपना दूध डायरेक्टली कोऑपरेटिव्स के थ्रू बेचेंगे। इस मूवमेंट को सपोर्ट मिला सरदार पटेल, त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जैसे लीडर से। डॉक्टर कुरियन को हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अमूल का प्रोसेस तीन सेक्टर में डिवाइडेड होता है। पहला सेक्टर है आपका प्राइमरी सेक्टर, जहां फार्मर्स दूध निकालते हैं। सेकेंडरी सेक्टर आता है फिर आपका, जिसमें दूध को प्रोसेस करके बटर, चीज, मिल्क पाउडर बनाया जाता है। इसे हम पेस्चराइजेशन मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। फिर आपका आता है टेरिटरी सेक्टर, जिसमें ट्रांसपोर्ट, रिटेल शॉप और एक्सपोर्ट्स के थ्रू ये प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं।
कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव का मतलब है जब लोग मिलकर प्रोडक्शन और सेल्स मैनेज करते हैं। फिर आपका आता है पेस्चराइजेशन, ये एक प्रोसेस है जिसमें मिल्क को हीट करके हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारा जाता है ताकि वो फ्यूचर यूज के लिए सेफ रहे। अमूल एक एग्जाम्पल है कि कैसे टीम वर्क और कोऑपरेटिव मॉडल से फार्मर की इनकम बढ़ी और इंडिया दूध प्रोडक्शन में लीडर बन गया अमूल। अदर डेयरी कॉपरेटिव्स, अमूल के अलावा इंडिया के अलग-अलग स्टेट में सक्सेसफुल डेयरी कॉपरेटिव्स हैं जो अपने रीजन के फार्मर्स और कंज्यूमर को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, नंदिनी इन कर्नाटका, मदर डेयरी इन दिल्ली एनसीआर, अविन इन तमिलनाडु, विजय इन आंध्र प्रदेश, सुधा इन बिहार, वर्का इन पंजाब, केवी इन नागालैंड। इन कॉपरेटिव्स का मेन रोल है फार्मर से दूध कलेक्ट करना, उसे प्रोसेस करके सेफ प्रोडक्ट्स बनाकर उसे फिर कंज्यूमर तक पहुंचाना। इसमें फार्मर्स को फेयर प्राइस मिलते हैं और लोगों को दूध और दूध के प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होते हैं। सो लर्नर्स, अमूल के साथ साथ ये कॉपरेटिव्स भी इंडिया के डेयरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दो इम्पोर्टेंट टर्म्स समझते हैं। रिटेल, जब गुड्स डायरेक्टली छोटी क्वांटिटी में कंज्यूमर को बेचे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शॉपकीपर दूध का पैकेट या ब्रेड बेचता है। फिर है आपका एक्सपोर्ट, जब एक कंट्री में बना हुआ माल दूसरी कंट्री को बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया अपना डेयरी पाउडर और स्पाइसेस फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो याद रखो, रिटेल लोकल सेल्स है और एक्सपोर्ट इंटरनेशनल सेल्स है। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।